बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और अल्लाह अल्लाह कर कर पाकिस्तान की बैटिंग संभलती दिखाई दी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच के अंदर। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी बैटिंग विकेट है जो बनाई गई है, इस बैटिंग विकेट पर पाकिस्तान के बैटर्स जन्नत की हूरों की तरह यहाँ पर रन स्कोर करते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह 28 इनिंग के बाद यहाँ पर शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की है। और अगर बात कर लें शान मसूद की, तो शान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया इस टेस्ट मैच के अंदर। और इससे कबल अगर शान की परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर ले, तो शान ने इससे कबल जो सेंचुरी स्कोर की थी वो 2020 में स्कोर की थी, और इंग्लैंड के खिलाफ ही उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर की थी और 156 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए थे। और इंग्लैंड के खिलाफ ही वो 2024 में अपनी जब छठी सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं टेस्ट करियर की, तो वहां पर भी जो है इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर करते दिखाई दे रहा है। और 151 रन पर वो इस वक्त बैटिंग कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त बारी खेलने में कामयाब हुए। और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी इस टेस्ट मैच में अपना खाता अच्छे तरीके से खोला और सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे। 102 रन की बारी खेली है यहाँ पर भी अब्दुल्ला शफीक ने, और अच्छी एक कारकर्दगी पाकिस्तान की जानिब से, दोनों बैटर्स की जानिब से सामने आई। और साथ साथ है क्योंकि जहाँ अच्छी कारकर्दगी है वहाँ पर हम साइम अय्यूब के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। हम 12 अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं कि साइम अय्यूब जिस तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, जिस मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, उस लिहाज से शायद उनके लिए मौजू नहीं है मजीद उनको चांस देना। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन पर बहुत इंतजार कर रहा है, पाकिस्तान मैनेजमेंट उन पर बहुत इंतजार कर रही है, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद उन पर बहुत इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इससे कबल जब मैंने शान मसूद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल है साइम के और फ़खर के हवाले से किया था, तो शान ने जो है वहाँ पर ज़्यादा अहमियत साइम अय्यूब को देते हुए नजर आए थे। जबकि अगर देखें तो दोनों ही एक तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं। फ़खर जमान भी उसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं जिस अंदाज में साइम अय्यूब खेला करते हैं। साइम मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं, और अगर वो खेल भी जा रहे हैं किसी इनिंग के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि वो 50 ज़रूर स्कोर कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर टेम्परामेंट चाहिए होता है और वो शायद ऐसा नज़र नहीं आ रहा। वो 50 के बाद बारी लंबी ले जाने से कासिर नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही कुछ हुआ इस टेस्ट मैच के भी अंदर, और वो लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आए। और इस टेस्ट मैच के हवाले से हम टोटल बात करेंगे, और शान मसूद के हवाले से भी बात करेंगे कि उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद सेंचुरी स्कोर किया है। और मैं 12 यही प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ कि अगर टेस्ट टीम में उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहे तो कप्तानीशिप इनके लिए बड़ी मौजू नज़र आ रही है। लेकिन खुद भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे और टीम भी परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, और उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम मुसलसल 5 टेस्ट मैच हार चुकी है। यहाँ पर वो 5 टेस्ट हारे हैं, वहाँ शान की कारकर्दगी भी कोई खातिर खान नहीं रही थी। लेकिन इस टेस्ट मैच में अच्छा आगाज़ है पाकिस्तान का। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम किस किस्म की कारकर्दगी इस टेस्ट मैच में दिखाती है। आया कि यहाँ पर हमने एक रेगुलर स्पिनर्स के साथ टीम में शामिल किया इब्रार अहमद को, और आप देखते हैं कि इब्रार किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें इससे टेस्ट से कबल हुई हैं, और वो मैं ज़रूर आज अपने मेहमानों से भी ज़रूर पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या वजूहत हुई कि इस बिना पर वो खिलाड़ियों को कहाँ गायब हो गए। वो सारे सवालात आज मैं अपने मेहमानों से ज़रूर करना चाहूँगा, और अच्छी क्रिकेट के हवाले से भी बात करूँगा क्योंकि टेस्ट में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस का आगाज़ हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मज़हर अवान साहब हैं, सदर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। तो चलें मज़हर अवान साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मज़हर साहब, एक अच्छी टेस्ट अगर देखें तो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज़ का यहाँ पर आगाज़ किया इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, और दोनों बैटर्स जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, इस हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा आपके कि एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा इन दोनों बैटर्स ने तो कर लिया। माजी अगर थोड़ा सा पीछे ये हम चले जाएं बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में, तो दोनों की कारकर्दगी की खातिर खा नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक पे काफ़ी बातें हो रही थी, मुसलसल रन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पहले टेस्ट में जो उन्होंने शो कर दिया है कि मेरे अंदर टेम्परामेंट है, मैं लंबी बारी खेल सकता हूँ, सेंचुरी स्कोर कर दी। फिर बड़ा जो है सवालिया निशान कप्तान शान मसूद पे भी उठता दिखाई दे रहा है। ख़ुद भी वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, टीम भी पाकिस्तान की वहाँ पर हार रही थी, तो ऐसे में फिर परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था। पाकिस्तान जीत के पर गामजन होता दिखाई नहीं दे रहा। इस टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ अच्छा किया पाकिस्तान ने, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये टेस्ट सीरीज जो है पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जिस तरीके से हम जिस बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ हमारी जो है कारकर्दगी जो है, मैं समझता हूँ कि
बहुत ही ख़राब, इतनी ख़राब कि जो है ना मैंने मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। दरअसल इसकी वजूहत भी यही है कि हमारे पास जो है टेस्ट की टीम नहीं है हमारे पास, एक तो ये बिल्कुल क्लियर है। ज़ाहिर बात है जिस मुल्क में जो है T20 और T10 होना लग जाए और वहाँ पर जो है हर प्लेयर जो है वो शॉर्टकट और जो है इसी तरीके की शॉर्ट टर्म पे जो है वो क्रिकेट खेलने जाए, अपने आप को बचाता है, तो कोई भी प्लेयर जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो नहीं खेलना चाहता। जब आपके पास अभी आप देखें कि आपके पास वो बॉलर नहीं है जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए जो है हुआ करते थे, तो अगर किसी टीम को आउट करना है तो उसके लिए आपके पास फास्ट बॉलर होने चाहिए। आपके पास दूर दूर तक देखें कि आपके पास अभी जो है ना बॉलर नहीं है। ये वजूहत है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत है। और दूसरी वजूहत यहाँ पर ये भी आ जाती है कि पाकिस्तान के पास टेस्ट क्रिकेट भी बहुत कम है। जिस तरीके से इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हो गया, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, उनके पास टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा। हमारे यहाँ जो है ना पूरे साल में मेरे ख्याल में तीन टेस्ट मैच या 5 टेस्ट मैच ज़्यादा हो रहे हैं, इससे ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं हो रहे। जबकि दूसरे मुल्कों में आप देखेंगे तो एक एक सीरीज जो है वो 5 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल होती है, और वहाँ के प्लेयर और वहाँ की मैनेजमेंट और वहाँ का जो है जो भी क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस है, और टेस्ट क्रिकेटर वहाँ बनाए जाते हैं। मगर यहाँ पर हमारे यहाँ बदनसीबी हमारी यहाँ पर ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे बॉलर के ऊपर मेहनत करके एक स्टेज पर लेकर आए, वो प्लेयर जो है वो खेलना नहीं चाह रहे। जब जारी बात है आप नहीं खेलना चाहेंगे तो आपके पास जो है ना वो कारकर्दगी दिखाने वाले नहीं होंगे। जहाँ तक शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की बात है, देखें ये प्लेयर तो जो है ना अब्दुल्ला शफीक पीछे अपने डोमेस्टिक में कारकर्दगी अच्छी दिखा रहे थे और बदकिस्मती से जो है ना वो क्लिक नहीं हो रहे थे, मगर वो उसके अंदर टेम्परामेंट है। तो शान मसूद के लिए ये अच्छी चीज़ हो गई है कि उसने जो है फ्रंट से आके लीड किया और 150 रन की इनिंग्स खेली, जिससे उसका खुद भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। जो उसको प्रेशर था कैप्टन का, इसके अलावा पब्लिक का, मीडिया का हर तरफ से उसको प्रेशर था, कम से कम उसने इस चीज़ को जो है ना आज बैटिंग करके आपको बातें करने से, जवाब देने से बेहतर है कि आपने अपने बैट से जो है वो जवाब दे दिया कि भाई मैं देखो जो है ना अगर फ्लॉप हूँ तो आज 150 रन की इनिंग्स खेल के उसको जो है ना दो दिया। तो बहरहाल ये टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच जीतना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है ना अच्छे रन कर दिए, 298 रन, 300 रन के करीब हो गए हैं, आपकी 3 ही विकेटें गिरी है। तो बहरहाल पाकिस्तान के पास है कि आप जो है वो लंबा अच्छा दूसरी इसके अंदर ये देख रहे हैं यहाँ पर तेज भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो इस वजह से जो है ये होनी चाहिए कि जो है मुमकिन है कि पहले दिन जो है चल रही है, स्ट्राइक रेट अच्छा हो गया है। पाकिस्तान टीम में बांग्लादेश से हार गई टेस्ट सीरीज, और जहां पर पाकिस्तान के बैटर्स बॉलर्स नाकाम नजर आए थे। इस टेस्ट मैच में अच्छा आगाज रहा। जावेद इकबाल भट्टी साहब, डर खौफ शायद हमारे अंदर अभी भी था, और ऐसी विकेटों के हवाले से काफ़ी बातें करते रहे हफ्ते शो के। ऐसा लगता है हमने बिल्कुल पैराडाइज विकेट बना दिया है बैटर्स के लिए, और इसमें जिस तरह फॉर्म नज़र आ रही है, दोनों बैटर्स ने तो सेंचुरी स्कोर कर दी है, और फिर बड़ा तनकीद हो रही है बाबर आजम को, और लंबी बारी खेलने की सलाहियत रखते हैं, एक अच्छी इनिंग का आगाज़ वो भी कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि बाबर भी जो है लंबी बारी खेल जाएंगे इस टेस्ट मैच में। एतमाद लगता है पाकिस्तान ने ये सोच लिया है ऐसी विकेट बना दी जाए जो बैटिंग पैराडाइज हो। इससे कबल भी हम जितनी भी टेस्ट मैचेस के लिए विकेटें बनाते थे, ज़्यादातर हम बैटिंग विकेट बनाते थे और फ़ायदा होता था। हमने बांग्लादेश के खिलाफ क्यूरेटर बाहर से बुलाया और ये शो करते रहे हम कि बहुत तेज़ विकेटें हम तैयार करते रहेंगे। इस हवाले से हमने काफ़ी तेज़ बॉलर्स को भी टीम में शामिल किया, लेकिन उल्टा नुकसान हमें हुआ। ऐसा अब हमने बैटिंग विकेट बनाई है, और उस बैटिंग विकेट का कितना फ़ायदा होगा? मोहन भाई बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल बैटिंग विकेट नहीं कह सकते कि बिल्कुल हमने बैटिंग पैराडाइज बना दिया है। देखें कभी ये भी होता, देखें आज से 2 साल कबल यही इंग्लैंड से जो हमारा आखिरी टेस्ट था जिसमें हम क्लीन स्वीप हुए थे, 26 रन से हम हारे थे इसी ग्राउंड पर, और उस हार के बाद हम पे ऐसा नफ्सियाती असर जो पड़ा, उसके बाद जो है प्लेयर्स पे इतना उसका बुरा असर पड़ा है कि हम जो है पाकिस्तान में 7 में से 5 टेस्ट मैच हार गए थे। लेकिन मैंने आपसे 2 दिन पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान जो है कमबैक करेगा, ये जख्मी शेर है, किसी भी लम्हे जाग जाएंगे। और अब देखें इन्होंने कमबैक कर लिया है। देखें अगर आप बैटिंग पे जाएंगे तो बैटिंग विकेट देखें, उससे पहले भी बैटिंग विकेट काफ़ी मिलती रही है, लेकिन हमारे प्लेयर क्लिक नहीं कर पा रहे थे। आज देखें जो अब्दुल्ला शफीक ने बारी खेली है और साथ शान मसूद ने, ये 260-70 रन की जो इनकी पार्टनरशिप है,
देखिए उन्होंने एक आपको बुनियाद फराहम कर दी इस मैच में, तो अब इन्हें जो है बड़े स्कोर पर जाना चाहिए, ना कि उस तरह की कोई ऐसी एक परफॉर्मेंस जैसे हमारे खुर्रम शहजाद ने दे दी थी बांग्लादेश के खिलाफ 6-25 पे आउट करके भी हमने स्कोर करवा दिया था। अगर अब हमने 300 रन कर लिए हैं तो अब हमको इसको डबल करना है, आपने कम से कम 600-650 रन बनाने सर हैं। ऐसी विकेटें बनाएंगे तो बाबर भी अभी सेंचुरी स्कोर कर देगा। सर देखिए बाबर को इससे पहले भी आप यही कहते रहे लेकिन रन नहीं हो रहे थे। अब आपको क्रिकेट है, ये हो सकता है वो 50 भी ना कर पाए, 100 भी कर दें, 150 भी कर दें। असल मसला ये है कि अगर 600-650 रन कर लेते हैं, देखिएगा यही विकेट जो है आपको बैटिंग पैराडाइज के बताए बॉलिंग की हेल्प करती हुई नजर आएगी। असल मसला है पाकिस्तानी टीम ने कमबैक करना था और बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से बैट्समैन फॉर्म में आया है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में आया है, मिडिल ऑर्डर फॉर्म में आया है, इसी तरह आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हमारे जो बॉलर्स भी हैं वो इस मैच में भरपूर बॉलिंग करते दिखाई देंगे। टेस्ट टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए लेजेंड है वसीम अकरम कहते हैं कि मीर हमजा से ऊपर है पाकिस्तान लेवल में टेस्ट क्रिकेट का कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। वही टेस्ट है फास्ट बॉलर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, वही जब उसे मौका बांग्लादेश के खिलाफ दिया जाता है तो उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई देता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जब आगाज होता है तो मीर हमजा डग आउट पे बैठे नजर आते हैं। मजहर रहमान साहब लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेस्ट फास्ट बॉलर है तो वो मीर हमजा है, बल्कि वो तमाम किसी बॉलर्स को नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि सब शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर है। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को भी कहा कि शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर है, नसीम शाह को भी कहा उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर है। टेस्ट के लिए पाकिस्तान के पास अगर कोई बॉलर है तो वो मीर हमजा है। आज मीर हमजा ऑस्ट्रेलिया में भी आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी, बांग्लादेश के खिलाफ भी आखिरी टेस्ट में परफॉर्मेंस देखी, आज इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट का आगाज हुआ तो मीर हमजा फिर डग आउट पर बैठे नजर आए। देखें जाहिर बात है जितना बड़ा वसीम अकरम जो है और उनकी नज़र है तो उस हिसाब से तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस वक्त जो है ना हमें वैसे लग भी ऐसे ही रहा है और हर बंदा महसूस भी कर रहा है कि मीर हमजा ही ऐसा बॉलर है कि जो आपको लंबे ओवर 15-20 ओवर लगातार करके दे सकता है। तो भारत ये हमारी बदकिस्मती है। और जो है ना अब जो है मैनेजमेंट क्या सोच रही है, उसने क्या सोच के जो है मीर हमजा को बाहर बिठाया, क्योंकि जो है ना आपने लास्ट मीर हमजा के साथ बदकिस्मती ये हो रही है कि उसको एक टेस्ट मैच देते हैं, फिर उसको बिठा देते हैं, फिर 2 टेस्ट बिठाते हैं, फिर 1 मैच दे देते हैं, उसके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ अगर मीर हमजा को अगर रेगुलर तरीके से और मुस्तकिल बुनियादों में पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया जाए, प्लेइंग 11 का, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलने के बाद वो और अच्छी कारकर्दगी दिखा सकता है। अगर आप किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं देते तो वो जितना अच्छा बॉलर भी हो, जितना अच्छा बैट्समैन भी हो, वो कारकर्दगी उस तरीके से नहीं देता जिस तरीके से उसकी एबिलिटी है। मीर हमजा में ऐसी एबिलिटी है, हम उसको काफी अरसे से जो है ना यहाँ कराची में खेलते हुए देख रहे हैं। हमने उसको डोमेस्टिक भी काफी लंबा खेलते हुए देखा, पाकिस्तान टीम के साथ भी खेलते हुए देखा, T20 में से उसका रिदम है, उसके पास स्विंग भी है, हर चीज है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है और इसके अलावा जो इस वक्त जो थिंक टैंक है उसको मुस्तकिल तौर पे जो है मुस्तकिल बुनियादों पे जो है मीर हमजा को चांस देना चाहिए और कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो आगे खेल सके। बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से वो लंबे अरसे तक खेल सके मीर हमजा। और जिस तरह फास्ट बॉलर का कैरियर होता है ना, वो कैरियर थोड़ा सा कम होता है अब माजी के मुकाबले में। ऐसा लगता है कि हमने ताबिश खान कराची के फास्ट बॉलर थे, डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देते रहे, जब टीम में उन्हें 34 साल की एज में शामिल किया गया तो उस किस्म की वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम नज़र आए। और यही एज होती है जहाँ पर आप मुसलसल अगर मौका दें तो परफॉर्म सामने नज़र आता है। और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का मंझा हुआ कोई बॉलर हो तो लंबे अरसे तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। डोमेस्टिक की बात हुई तो थोड़ी सी मिसाल हम आपको और भी दे दें। सऊद शकील डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं और टीम में आने के बाद आपने उन्हें देखा जब उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया तो उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। साथ साथ फवाद आलम की बात कर ले, फवाद ने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, टीम से 10 साल तक बाहर रहे, दोबारा कम बैक किया, फिर सेंचुरियां स्कोर करते रहे क्योंकि वो डोमेस्टिक में रन कर रहे थे। सरफराज अहमद डोमेस्टिक में रन करते रहे, टीम में आए, कप्तान बने और बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम करते दिखाई दिया। यानी कि डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान टीम में अगर शामिल हो गया तो लंबी बारी खेल सकता है, लंबी इनिंग खेल सकता है, लंबे आउट्स कर सकता है। मतलब साहब कितने एग्री करेंगे इस बात से कि डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल किया जाए तो वो उम्दा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसी की एक ताजा और मिसाल, क्योंकि जहां सऊद हैं उनके साथ साथ सलमान अली आगा भी डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मर, वो प्लेयर्स भी ऐसा है कि डोमेस्टिक में मुसलसल रन कर रहा है
और जब वो टीम में आता है तो लंबी बारी खेल रहा होता है। देखिए, आप डोमेस्टिक क्यों कराते हैं? आपका जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इसीलिए की जाती है कि यहाँ पर प्लेयर को मुकम्मल तौर पे जो उसकी गलतियां हैं, जो उसको जो पॉलिश करना है, वो एक पाकिस्तान टीम से के आने से पहले आपके पास एक डोमेस्टिक का बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, जहाँ पर आप उस प्लेयर को नापते हैं, बॉलर्स को देखते हैं, बैट्समैनों को देखते हैं, उसके बाद उसको फाइनलाइज करके जो बेस्ट होता है उसको आप जो है पाकिस्तान टीम में शामिल करते हैं। तो अगर कोई प्लेयर 2 सालों से 2 सीजन में 3 सीजन में लगातार अगर आपको परफॉर्म करके दे रहा है, तो मैं समझता हूँ उसका हक बनता है और उसको जो है वो पाकिस्तान टीम में ही शामिल ना किया जाए, बल्कि उसको देखिए, अगर पाकिस्तान, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अगर वो रन्स कर रहा है तो इसका मतलब वो इन फॉर्म है, तो हमें उसकी इन फॉर्म से फायदा उठाते हुए हमें जो है उसको पाकिस्तान टीम में डालें, ताकि वो पाकिस्तान टीम के लिए जो है असासा बने। हम जो है बदकिस्मती हमारी ये होती है कि मगर भाई कामरान गुलाम भी फॉर्म में था, साहबजादा फरहान भी फॉर्म में था सर, वो भी तो उसी फॉर्मेट में खेल रहे देखे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा देखे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस लड़का जो है, जो लड़के को आप खिलाए वो 100% जो है वो दे। देखें, आपने 25 लड़के खिलाने होते हैं, 25 लड़के खेलते हैं, 25 लड़कों ने परफॉर्मेंस दिया होता है, उसमें से 5 ही लड़के आपके टॉप पे निकलते हैं, 20 फेल होते हैं, 5 होते हैं, मगर वो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हमारे पास एक ऐसा फॉर्मेट है, हमें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की जो कारकर्दगी और जो उसका मेयार है, हमें और उसको बुलंद करना पड़ेगा और ऊंचा करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर गैप बहुत ज्यादा है। अगर हम उस गैप को खत्म कर दें तो मैं समझता हूँ कि जो है वो जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मगर भाई गैप पता है कैसे खत्म होगा? डोमेस्टिक से जब बंदा ऊपर आता है ना, खेलता है, तो उसका यही एम होता है कि मैंने नेशनल टीम में जाना है। जब आप देखते हैं कि डोमेस्टिक में लड़का परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद कायद-ए-आज़म चाहे ट्रॉफी हो, चाहे पाकिस्तान वनडे चैंपियन कप हो, या किसी भी इवन आप बड़े टूर्नामेंट को, जब लड़का टॉप स्कोर करता हुआ रन्स के अंबार लगाता हुआ आ रहा है, जब वो आखिरी स्टेज पर आता है जहां मैं और आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि इसने टीम में आना है, इसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी है, इसके क्रेडिट पे जो है ना इस सीजन में बहुत रन्स हैं, लेकिन जब टीम अनाउंस होती है तो उन लड़कों का नाम ही नहीं होता। जब ये चीजें सारी शुरू हो जाएंगी, ये गैप तब आप कम कर सकते हैं। जब तक आपने अपने पूल के प्लेयर्स खिलाने होंगे, तो मैं नहीं समझ रहा कि डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल का जो गैप है वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। जब तक आप पाकिस्तान में जो होम टूर है वहां लड़कों को चांस नहीं देंगे, तो कहां से आप बाहर जाके उनको चांस देंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा होता था पाकिस्तान टीम में, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा होता था कि आप जो है आपके पास प्लेयर का बैकअप इतना ज्यादा होता था कि आपके पास कोई टीम, जैसे बांग्लादेश की टीम आती है या कोई टीम आती है, तो आप अपने मेन प्लेयरों को बिठा के आप जो है अपने नए प्लेयरों को चांस दिया करते थे। मगर अब आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास प्लेयर न होने की वजह से हम जो है आपके जो टॉप के लड़के हम उन्हीं को खिला रहे हैं और हम जो है कोई नया लड़का इंडक्ट नहीं कर अच्छा, पा रहे। मतलब बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, नया लड़का इंडेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ी सी बात मैंने, क्योंकि इन्होंने कामरान की कर ली है और कामरान ने उम्दा परफॉर्मेंस भी दिया हुआ डोमेस्टिक के अंदर। पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम का ऐलान हुआ है, 18 अक्टूबर से जो है दुबई में खेला जाएगा टूर्नामेंट, और उसके लिए पाकिस्तान की जो टीम का ऐलान हुआ है, उसमें अगर मैं जो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें जो प्लेयर्स हैं आप समझते हैं बिल्कुल सिलेक्ट है जो की है पाकिस्तान ने, वो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले लड़कों को, उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले लड़कों को शामिल किया। मोहम्मद हारिस इसकी क़यादत करेंगे इस टीम के। अब्दुल समद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी आपने देखा है कि बड़ी कारकर्दगी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में रही है, चैंपियंस वनडे कप में रही है। अहमद दानियाल लड़का है, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। अरफात मिनाज के लिए काफी आवाजें आ रही हैं कि एक अच्छा मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मिलता दिखाई देगा। और हैदर अली दोबारा टीम में पाकिस्तान शाइन में शामिल हुए हैं। आप उनके मुतालिक मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि हैदर अली बार बार टीम में घूम फिर कर कहीं ना कहीं से आते हुए दिखाई देते हैं। हसीबुल्ला उम्दा लड़का, बलूचिस्तान का ऐसा लड़का जिसने परफॉर्म किया हुआ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है। फिर महरान मुमताज, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि आपने नोमान अली को टीम में शामिल कर लिया, महरान मुमताज हो जाते तो वो ज्यादा सूदमंद साबित होते। फिर आपके पास अब्बास आफरीदी, T20 का एक अच्छा फास्ट बॉलर है, इस वक्त टीम में उसकी भी जगह बन रही है। फिर मोहम्मद इमरान जूनियर है जो बड़े उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं।
फिर उमर बिन यूसुफ है जिनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर बैटर हमें मिल सकता है अगर उन्हें मौका दिया जाए। फिर कासिम अकरम जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज का नामुल बदल है। फिर शाहनवाज धानी, जिस तरह हैदर अली घूम फिर के टीम में आ जा रहे हैं पाकिस्तान शाहीन में, इसी तरह शाहीन भी जब टीम के लिए बारी आती है तो वो कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन शाहीन की मुकम्मल नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहा है। सुफियान मुकीम एक और पाकिस्तान का उभरता हुआ स्पिनर जिसने उम्दा परफॉर्मेंस दिया। यासिर खान एक अच्छा लड़का जिसने अच्छी बैटिंग से मुतासिर किया। फिर आपके पास जमान खान इस टीम के अंदर है। तो इस इमर्जिंग जो टीम का ऐलान हुआ है, हारिस इसकी क़यादत करेंगे। मैं पहले क़यादत पे आ जाऊं क्योंकि बड़ी आवाजें आ रही हैं T20 क्रिकेट के लिए मोहम्मद हारिस को क़यादत दी जाएगी पाकिस्तानी टीम की, और ऐसा लगता है कि जहां पर हमने देखे कि पाकिस्तान शाहीन की वो नुमाइंदगी कर रहे थे और पाकिस्तान शाहीन की जानिब से आप इमर्जिंग जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके लिए भी मोहम्मद हारिस क़यादत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि T20 का कुर्रा जो है मोहम्मद हारिस के नाम निकलता दिखाई देगा। आप अपने तजुर्बे से क्या कहेंगे कि मोहम्मद हारिस को बना देना चाहिए T20 का कप्तान या फिर किसी थोड़े से सीनियर मोहम्मद रिजवान, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का नाम वनडे के लिए आ रहा है। मुझे तो हैरत होती है कि जो है ना अभी मोहम्मद हारिस को आपके इतनी जल्दी जो है आपने गुड बुक में शामिल कर लिया, गुड बुक में, जबकि उसकी कारकर्दगी उस लेवल की नहीं है, कैप्टन की लेवल की नहीं है। कैप्टन जो है वो होता है मुस्तकिल आपके मंच का हिस्सा हो, आपके जो है वो टीम का हिस्सा हो, तो आप उस प्लेयर को जो है लेके चल रहे होते हैं। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो जो है ना प्लेइंग 11 में कैसे आ जाएगा और प्लेइंग जो है ना ये तो कह रहा हूँ कि उसको किस तरीके से लेकर आएंगे। मुझे तो ये जरूरत हो रही है। देखें, आपने अगर यंग कोई बनाना है तो आपको पहले जो है शाहीन के साथ रख के, जैसे उसको शाहीन के साथ रख के आप उसको कैप्टनशिप दे रहे हैं, उसको मैच्योर करें। उसके बाद जब उसकी कारकर्दगी इस लेवल की हो, सबसे पहले तो आप ये देखें जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो क्रिकेटर बैठे हुए हैं, वो पहले इसी थिंक टैंक ने मोहम्मद हारिस को बाहर किया हुआ था। वो अच्छे लेवल के क्रिकेटर नहीं कह रहे थे मोहम्मद हारिस। मसला ये कि जो हमारे यहाँ यही है कि एक आते हैं वो कहते हैं भाई ये प्लेयर अच्छा है, दूसरा एक आता है कि वो कहता है भाई ये प्लेयर ही नहीं है। जबकि जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने जो ज्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं उनकी आंख तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मगर हमें तो जो है इस तरीके से टीम खराब होती है कि आप बार बार जो है ना आप एक जो प्लेयर जैसे जो कैप्टन बनाना है, अगर आप उसको कैप्टन नहीं बनाते और आप उसकी जगह किसी ऐसे लड़के को बना लेते हैं जो कि टीम की कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। हम मुझे पहले ये तो बता दें कि अगर आप मोहम्मद हारिस को आप टीम का कैप्टन बनाएंगे तो रिजवान कहाँ जाएगा? बाबर उसके अंडर में खेल रहा होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दें कि इससे पहले, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आप 2 विकेट कीपर जो है ना एक साथ नहीं खिलाते थे। सरफराज भी तो था। आपने उसके बाद अपने टेस्ट मैचेस में वनडे के अंदर T20 के अंदर उस वक्त आपका क्या थिंक थी कि भाई आप 2 विकेट, हम जो 2 विकेट कीपर नहीं खिला सकते, अब आप इसका मतलब है कि 2 विकेट कीपर खिलाएंगे, इसका मकसद ये। तो मैं समझता हूँ जो ना ये मेयार जो दोहरा किस्म का मेयार को सबसे पहले तो हमें पुष्ट रखना चाहिए और हमें जो है सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत जल्दी फैसला कर रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को अगर कैप्टन T20 का बनाना चाहिए, बहुत चले जहाँ से इस पे क्या राय आप देंगे मोहम्मद हारिस के अगर T20 के कप्तान बना दिया जाए? क्योंकि अब जिस तरह का चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि मुसलसल वो पाकिस्तान शाहीन की जो है कप्तानी कर रहे हैं और फिर अब इमर्जिंग कप खेलने जा रही है टीम एशिया कप, तो वहां पर भी मोहम्मद हारिस है टीम की क़यादत कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर हसीबुल्लाह को क़यादत दे दी जाती तो ज़्यादा बेस्ट होता, क्योंकि हसीबुल्लाह डिज़र्व करते हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं, मुसलसल डोमेस्टिक में रहना है, फिर पाकिस्तान शाहीन से रहने उनके। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोइन भाई बात वही है, देखें जैसे क्योंकि मजहर भाई ने बड़ी अच्छी एक पॉइंट की कि आप माजी में तो 2 विकेट कीपर नहीं खिलाते थे, फिर आपने देखा 2 विकेट कीपर खेलते रहो। T20 का अगर क्रिकेट हो गया, कप्तान मोहम्मद हारिस बन गए तो आपको ऑलरेडी 2 विकेट कीपर खेल लेंगे। हारिस ऑलरेडी विकेट कीपिंग कर रहे होंगे, मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी खेल रहे होंगे। मोइन भाई बात वही, देखें हसीब के साथ अभी जो ये पाकिस्तान वनडे कप हो रहा था, तो जब वो रिजवान के साथ आपने उसको टीम में ऐड कर दिया था तो बेंच पे बैठा हुआ नजर आ रहा था। तो अब मोहम्मद हारिस ऑलरेडी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो हसीब कहाँ खड़ा है? नंबर 1। नंबर 2, जो हम बातें कर रहे हैं कि हारिस को कैप्टन बना रहे हैं, ये अभी सिर्फ बातें चल रही हैं। T20 का कप्तान जो है अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, अभी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, रिजवान वनडे का कप्तान अनाउंस हो जाए और फिर रिजवान, हारिस या सलमान अली आगा, इन 3 में से कोई आएगा।
मोहम्मद हारिस को इतनी जल्दी वो जो है ये T20 की क़यादत नहीं देंगे। अभी जब ये इमर्जिंग कप खेलने जाएगा वहां भी टीम की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद थिंक देखेगा कि कौन सी चीज है जो इस कप्तान में है या इसमें नहीं है। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ एक प्लेयर पावर सिस्टम है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। और एकदम मोहम्मद हारिस को आप कप्तान बना देंगे, ये कोई पाकिस्तान वनडे कप नहीं हो रहा, नेशनल टीम पर जब कप्तान बनाएंगे उसके अंडर में बाबर भी खेल रहा होगा, शाहीन भी खेल रहा होगा, तमाम प्लेयर्स खेले होंगे। इतनी जल्दी आप मोहम्मद हारिस को कप्तान नहीं बना सकते। हाँ, इस पे हम भी तबसरा कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस को कप्तानी मिलने वाली है, लेकिन जो थिंक टैंक है वो सोचेगा, आगे चलेगा। देखिए अगर पाकिस्तान की अभी परफॉर्मेंस जैसे जैसे अच्छी होना शुरू होगी तो फैसले भी अच्छे होना शुरू होंगे। ये सब एक दूसरे के लिए फैसले थे कि हारिस को कप्तान बना रहे हैं, रिजवान को बना रहे हैं, उसको इधर कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब टीम परफॉर्म नहीं करती तो तब ये चीजें उठती हैं। जब टीम परफॉर्म करना शुरू कर देती है फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। परफॉर्म करती है तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और वाकई सारी चीजें खत्म हो गई। आज पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म किया है और अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज दो प्लेयर्स के हवाले से काफी नुक्ताचीनी होती हुई दिखाई दे रही है। वो दो प्लेयर नौमान अली हैं और जाहिद महमूद। दोनों प्लेयर मैच से कबल है, कहाँ गए ये कुछ पता अब तक नहीं चल रहा है, क्योंकि डग आउट पे बैठे हुए नजर नहीं आ रहे। और फिर तीन प्लेयर्स के हवाले से उन्होंने शीट पे जो नाम दिए उसमें मीर हमजा का नाम शामिल था, सरफराज का और हुरैरा का नाम शामिल था, लेकिन वो दो प्लेयर कहाँ गए इसका कुछ इल्म नहीं। बॉडी इसका सही जवाब दे सकता है कि दो प्लेयर को क्यों रिलीज किया गया फौरी तौर पर, नुमान अली और जाहिद महमूद को, इसकी वजह क्या अभी सामने आती है, ये सब कुछ मैं अपने शो में जरूर अगले प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे कबल है जावेद साहब से इस दो प्लेयर्स के हवाले से जरूर पूछना चाहूंगा। जावेद साहब, जब टीम अनाउंस होती है उसके बाद जो दो प्लेयर, जितने जो प्लेयर्स होते हैं स्क्वाड के, वो टीम में जरूर मौजूद होने चाहिए। टॉस होने से कबल है हमने देखा कि वो दोनों प्लेयर जाहिद महमूद और नुमान अली को शायद डगआउट पे नजर नहीं आए, वो ना ही टीम के साथ नजर आए। क्या वजह थी कि इन दोनों प्लेयर को रिलीज कर दिया गया बहुत जल्दी? मोइन भाई, ये एक नई चीज, नई इस्तेलाह हमारी टीम में आई है, हमारी क्रिकेट में आई है कि मकसद जो प्लेयर खेलने वाले होते हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, जिन्हें रिलीज करना होता है वो खेलने वाली जगह पर बैठ जाते हैं। ये सारी चीजों का जवाब, जैसे आपने कहा है कि इसका सही जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है। परसों तक, कल तक हम देख रहे थे कि वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा था। ये एकदम अचानक ये पैराशूटी फैसले जो होने लग पड़े हैं, इससे हमारी क्रिकेट को अगर डगर पे भी आना चाह रही है तो कुछ माफियाज ऐसी हैं जो हमारी क्रिकेट को लग रहा है कि वो जीत की डगर पर आने नहीं देना चाह रही। ऐसे उल्टे सीधे फैसले करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। इस पे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए तक एक वजाहत पेश करता कि भाई ये प्रॉब्लम होगी, इस वजह से इन प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है। मजहर रहमान साहब है, दो प्लेयर्स के हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगा जो एशिया कप इमर्जिंग खेलने जा रहे हैं, हैदर अली और शाहनवाज दानी। दोनों ऐसे प्लेयर है, कभी इंजर्ड होते हैं, टीम से बाहर होते हैं, फिर टीम में आ जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि दोनों प्लेयर का करियर पाकिस्तान शाहीन तक महदूद हो गया है? देखिए, मैं धानी के बारे में बात करूंगा। धानी के जब वो फिट भी है और जब वो एक टाइम ये था कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पे, रिदम पे भी था, रिदम पे था, वो अपनी फॉर्म में था, उस टाइम पे उसको साथ लेके उसको टूर करा के उसको जो है ना आपने सैर सपाटे करवा के वापस जो है ना आप ले आते थे। इससे उसका एक तो मॉडलाइज जो है ना वो बहुत ज्यादा नीचे आया। उसको जो हम लोगों ने एक उसका थीम बनी हुई थी, पूरा सोच रहा था उसका दिन रात था कि भाई भी अभी पाकिस्तान खेल, वो हमेशा यही होता था कि मैं अगला मैच खेलूंगा। अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान इमर्जिंग टीम जो एशिया कप खेलने जा रही है, शायद ऐसा लगता है कि कामरान गुलाम का नाम इसलिए शामिल नहीं किया गया कि हो सकता है कि अगले टेस्ट के लिए कामरान गुलाम का नाम शामिल हो। देखिए जी, हम जो है ना एक लड़के को पिछले 4 साल से धानी को हम साथ लेके चल रहे हैं। उसको अगर वो इतना अच्छा लड़का है, अगर आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान टीम के लिए करामत है, तो 4 साल उसको वेट क्यों करना पड़ रहा है कि आप टीम में साथ लेके तो जा रहे हैं और खिला नहीं रहे। और अगर वो नहीं है तो उसको साथ आप ट्रेवल क्यों करवा रहे हैं? देखिए, T20 की तरफ पे मोहम्मद अली परफॉर्मेंस देते हैं, टेस्ट टीम खेल जाते हैं, शाहनवाज 5 दिन के क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ उनको शामिल नहीं किया जाता। यही हमारी ये होनी चाहिए कि हम जो है ना, हमारे यहाँ जो अगर हम किसी लड़के के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो उसको जब इन्वेस्ट कर दिया तो सारी बात है अब हमें उससे लेना भी है वापस। तो उसको हम जो है वो पाकिस्तान टीम में जब फॉर्म, मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इन फॉर्म अगर बैट्समैन जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन कर रहा है या बॉलर इन फॉर्म है तो उसको फौरन पाकिस्तान टीम में खिला के उससे जो है वो जो परफॉर्मेंस ले सकते हैं उससे, परफॉर्मेंस जो आपने जो है पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे उसके ऊपर पैसा लगाया है, जो भी किया, अब उसको आपने लेने का टाइम आया तो आप उसको लेने नहीं दे रहे। चलें इसी पे जावेद इकबाल भट्टी साहब क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के हवाले से, शाहनवाज और हैदर अली के? मोइन भाई, हैदर अली ने तो क्रिकेट खेल लिया है, अब वो बस टूर शाहीन के साथ करवाते रहेंगे और शाहनवाज धानी के साथ भी यही सिलसिला चल रहा है। अगर चांस देना होता तो आज से 3 साल पहले शाहनवाज जो है टेस्ट खेल चुका, चलो टेस्ट खेल चुका था शाहनवाज, कर रहे हैं धानी, अब सिर्फ तैयब ताहिर और कामरान गुलाम। चले तैयब ताहिर और कामरान गुलाम है। जावेद साहब के नजर में यही है कि इन दो बैटर्स के साथ शायद जाती होती हुई दिखाई दे रहे हैं। चले ये तो जाती की बात हो गई, थोड़ी सी नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से भी बात कर लें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स इस वक्त करा रहा है, आरसीए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जोनल टूर्नामेंट अंडर 15, 17 और 19 का आगाज इस बात से होने जा रहा है। और मज़ा साहब क्योंकि रीजनल के हेड हैं जोन 7 के, और इनसे भी बात करेंगे। मज़ा साहब 15, 17 और 19 टूर्नामेंट आगाज होने वाला है और क्या समझ रहे हैं, यही हम अभी कुछ देर कबल भी बात कर रहे थे कि रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जो किरदार अदा कर रही है खासकर कराची के अंदर, अगर हम देखें तो जिस तर्ज की क्रिकेट और जितनी क्रिकेट इस दफा हो रही है, शायद प्लेयर्स भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं कि कौन सी क्रिकेट खेलें कौन सी नहीं खेलें, लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज ये होगी कि फिटनेस लेवल क्रिकेटर्स का सामने आ जाएगा नौजवान खिलाड़ियों का। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि जो है ना आपने जो है ना डोमेस्टिक जो है, हम तो रीजन से ताल्लुक है, कराची रीजन से, हम इसी के ऊपर वर्कआउट ज़्यादा कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो जो है ना कराची के अंदर, कराची रीजन के अंदर जितनी क्रिकेट अब हो रही है, मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख में इतनी क्रिकेट जो है नहीं हुई थी। टूर्नामेंट के पीछे टूर्नामेंट अनाउंस हो रहे हैं। अभी आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी जो है हमारी पाइपलाइन में इस वक्त हमारी इस मंथ से ही जो है वो जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। मेडिकम वालों ने जो 14 साल 15 साल पहले जो है ये एक प्रोग्राम जो चलता था, मेडिकम वाले जो है मुस्तकिल तौर पे जो है अंडर 19 करवाया करते थे, तो 14 साल से जो है ना रुक गया था। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें नदीम उमर साहब, तौसीफ सदीकी साहब और खालिद नफीस भाई और आजम खान, इन्होंने दोबारा से इस चीज़ को दोबारा से रिवाइव किया और दोबारा मेडिकम के लोगों से जो है उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने बड़ी खुशी और बड़े ही मसरत के साथ उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई हम तो पहले भी तैयार थे और हम करवाते थे, अभी करवाएंगे। तो अल्लाह ताला का शुक्र ये हुआ कि अब जो है अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 का टूर्नामेंट जो है स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। अभी ट्रायल स्टार्ट हुए। तो अंडर 15 जो है वो रीजन जो करवा रहा है वो टचमी के नाम से कराएगा। अंडर 17 जो है वो वुडवर्ड के नाम से करवाएगा, उनके अच्छा ब्रांड है। और अंडर 19 जो है वो मेडिकम के नाम से होगा। और आपके साथ एक और जो है ना बात शेयर करें कि नदीम उमर भाई ने अभी कल जो है एक चीज अनाउंस की है, अंडर 24 जो शाब एंड को जो है एक नई स्पॉन्सर हमें मिल गया है, तो वो अंडर 20। क्रिकेट चलाने के लिए मजर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि क्योंकि 14 साल के बाद अगर मेडिकम वापस आ रहा है क्रिकेट में और जिस तरह स्पॉन्सर कर रहा है नौजवान खिलाड़ियों को, उसी के साथ साथ एक अच्छी चीज आप कह रहे हैं कि अंडर 24 क्रिकेट का भी आगाज होने जा रहा है कराची के अंदर। ये सिर्फ कराची में होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इश्तिराक से या रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन खुद करा रही है? ये जो है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची करा रही है। और ये इसमें यही काफी जो है मैं समझता हूँ, देखें हम यहाँ जो कराची के अंदर जो लोग जो है जो क्रिकेट करा रहे हैं, जाहिर बात है नदीम उमर भाई जो है वो उसके हेड है और उसके नीचे जो कमेटियां बनाई गई है, मैं समझता हूँ जो कमेटियां बनाई गई हैं वो बहुत ही डिजर्विंग लोगों में बनाई गई है और वो वाकई में उस चीज के हकदार थे। जैसे कि मैं समझता हूँ ना, अब आप एक बात से अंदाजा कर सकते हैं कि लोग कितने जुनूनी हैं हमारे यहाँ। तौसीफ सदीकी साहब का एक 1.5 हफ्ता पहले जो है ऑपरेशन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और आप इस बात से अंदाजा करें कि वो इस वक्त उनको डॉक्टरों ने मुकम्मल बेड रेस्ट किया हुआ है, आराम का। मगर आप यकीन करें कि रात को 12 बजे भी वो टूर्नामेंट के मामले में जो है वो टीमों को जो है दे रहे होते हैं कि भाई आपका मैच यहाँ पर है, आपका मैच यहाँ पर है। हम उनको कहते हैं कि भाई तौसीफ भाई मेहरबानी करके आप आराम करें, मगर वो किसी तरीके से आराम करें, मतलब इतना उनको शौक, बात ना ये चीज होती है शौक।
अगर जहाँ शौक होगा वहां पर ये काम होगा। तो आप इस बात से अंदाजा करें कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो बीमार भी हैं, हार्ट अटैक तक हुए हुए हैं, अपनी मसरूफियात भी, उसके बावजूद भी वो जो है ना क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र यहाँ पर मैं ये अदा करता हूँ, और मैं नदीम भाई का खास तौर पर शुक्रिया इस बात पे अदा करूंगा कि वो देखें, एक होता है कि हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप बंद हो गई थी, हमारे यहाँ स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही थी कि कोई बंदा क्रिकेट के अंदर नए लोगों को इंडक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग नए लोग जो है जो स्पॉन्सर आना चाह रहे थे वो स्पॉन्सर अंदर नहीं आ रहे थे। मगर यहाँ पर जो है ना ये हमारी टूर्नामेंट कमेटी, तौसीफ भाई, इसके अलावा जो खालिद नफीस भाई और आजम खान जो है जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो है ना स्पॉन्सर को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है सारा हाथ जो है वो नदीम उमर भाई का है। नदीम उमर भाई जो है वो लोगों से बात करते हैं, भाई आप आकर टूर्नामेंट करवाएं, और जिस तरीके से ये अभी शाब एंड कंपनी हमने पहली दफा देखा इसको, तो ये एक आईएन अंडर 24 करवाएगी। अब जारी पता है अंडर 17, अंडर 15, अंडर 17, अच्छा, खिलाड़ियों को कितना बेनिफिट होगा ऐसे टूर्नामेंट से? और आप लोगों को क्योंकि जोनल वाइज हो रहा है तो खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल को चेक करने में कितना हेल्प आउट होगा? देखिए, अगर आप अंडर 15 से स्टार्ट करें, अंडर 15 से अभी से ट्रायल होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो जिस तरीके से अंडर 19 और सीनियर डिस्ट्रिक्ट की टीमों के जो है फिटनेस टेस्ट लिए गए, अब सब लोगों को पता चल गया है कि अब अगर मुकम्मल तौर पर बैटिंग बॉलिंग के अलावा अगर हम मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। तो अब ये जो पूरा साल हमने और रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची ने लड़कों को अंडर 15 से लेकर अंडर 24 तक इतना बिजी कर दिया है कि वो जो जिस तरीके से हम लोग समझ रहे थे कि हमारी जो है ना एक क्रिकेट थी मल्टीनेशनल थी जो है ना वही जो है चले जा रही थी, मगर अब हमारे यहाँ इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है कि वो जो है वो क्रिकेट अब पीछे हो जाएगी, और जो रीजन जो करा रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा रहा है, वो आगे। कराची के क्रिकेटर्स को कितना फायदा होगा? कराची की क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को कितने प्लेयर्स प्रोवाइड करेगी कराची के लिए? क्योंकि कराची से प्लेयर्स आना शायद ऐसा लगता है बिल्कुल बंद हो गया है। पिछले 4-5 साल से तो क्रिकेट जो है ना कराची में हो ही नहीं रही थी। तो आप समझते हैं इसी बेस पर जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं हो रहे थे कराची के लिए प्लेयर्स? देखिए, कराची से इसी वजह से प्लेयर नहीं जा रहे थे कि क्रिकेट नहीं थी। अब क्रिकेट जो है वो नई जो है ना मैनेजमेंट आने के बाद नदीम उमर भाई के नीचे जो है जो टूर्नामेंट कमेटी है ये टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट करवा रही है, तो इससे यकीनी तौर पे जो है वो कराची क्रिकेट को ही फायदा तो होगा ही होगा। इसके अलावा यही लड़के जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो है जहाँ पर जो क्रिकेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहाँ आ रहा है, हमें आ रहा है ग्राउंड्स का। ग्राउंड्स हमारे पास ना होने की वजह से, उसके बावजूद भी आप एक बात से अंदाजा करें कि ग्राउंड हमारे पास नहीं है, मगर उसके बावजूद भी कराची क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है कि आपके पास टाइम नहीं है। तो ये सारा का सारा सेहरा जो है वो रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के कराची के हेड को, खुसूसी तौर पर नदीम उमर भाई को जाता है कि उन्होंने ये चीज़ हम लोगों को क्लियर अपने ऑफिस में बुला के, अपने रीजन के ऑफिस में बुला के खासतौर पर कि आपने ग्राउंड का, पैसों का आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मैच करवाएं, बाकी सारा का सारा जो है बिल्कुल सब कुछ करवाएं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करें। उम्मीद है कि कराची से अच्छे प्लेयर्स निकलकर सामने आएंगे। लेकिन थोड़ी सी बात, क्योंकि सदर हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है जोन 7 के इस वक्त मजहर अवान साहब, और इन्हीं के हवाले से जरूर पूछूंगा कि अंडर 19 सतह पर इनकी टीम में इनकी जोन ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, टाइटल जीता था, फिर जवाल का शिकार इनके जोन क्यों हो गई है ये जरूर पूछना चाहूंगा। क्या वजह है कि आपकी टीम परफॉर्मेंस अब जोन की टीम नहीं देती हुई नजर आ रही है? कुछ अरसे कबल हम देख रहे थे 19 का टूर्नामेंट भी आपने जीता हुआ था। देखें, ये चीज है ना, जो चीज हमारे हाथ में जो रीजन ने हमें बोला कि भाई आप खुद ट्रायल लें, आप खुद टीमें बनाएं, वो तो उस हद तक तो हमारी टीमें जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना एक्टिव हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र, अंडर 15 अंडर 13 के हम लोग रनर अप थे, हम जो है वो अंडर 17 के रनर अप थे। इसके अलावा अंडर 19 हमने जीती भी है और हम रनर अप भी ले। वो मेरे अपने हाथ में था और मेरे अपने हिसाब से जो उसको देख रहा था, और उसकी जो है सिलेक्शन भी हमारे पास थी, और उसके ऊपर जो है हमने टीमें भी हमने करके जितवाई। आप जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमारा कोई उसमें अमल दखल नहीं है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सिस्टम बनाया है, उसके अंदर जो है उन्होंने बोला कि कोचेस दे दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें हमें कागज में तो लिख कर दे दिया कि भाई है जो ना जो जोन का जो हेड है वो जो है प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट ही सब कुछ जो है ना करेगा। मगर कागज में तो लिखा बाहर है, मगर असल हकीकत में जो है वो जो सिस्टम वहां से जो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से
और जो कोचेस जो यहाँ पर हैं वो कहीं भी हमारी इन्वॉल्वमेंट हमें नजर नहीं आई। देखें जी, सबसे बड़ी बात यह कि मैं पूरे साल जो है क्रिकेट को देख रहा होता हूँ, कितने सालों से लड़कों को देख रहा होता हूँ, मुझे पता है कि ये लड़का कितना कितना अच्छा है, कितने दो दिन खड़ा हो सकता है, ये 2 दिन बॉलिंग कर सकता है, तो यह नहीं कर सकता। देखें जी, कोचेज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरूर लगाए, बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो है वो कोचेज आते हैं। सबसे ज्यादा कोचेस कराची से गए हुए जी आए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मगर वो 2 महीने के लिए आते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं। उनको क्या पता कि उनको नहीं पता कि कौन सा लड़का कैसा है और कौन सा लड़का कैसा नहीं है। कम अज कम जो है ये चीजों को जो है ना, अगर देखिए हम जीत कर आए, हमें जो है हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें पता है कि हम अब देखिए कोई भी प्रेसिडेंट, जोन का कोई भी प्रेसिडेंट ये नहीं चाहेगा कि मेरी टीम जो है वो नीचे आए। मुझे इस वक्त दुख है कि कराची की तारीख में पहली दफा जोन 7 जो है वो 7वें नंबर पे आया है। आप इस बात से अंदाजा कर सकते, वो सिलेक्शन मेरी नहीं है। देखिए ना तो वो उसमें ना तो सिलेक्शन मेरी मेरे जोन की एज ए प्रेसिडेंट, और ना ही मेरी कोई सिलेक्शन में कोई चीज है, ना ही मेरी जो है वो प्लेइंग 11 का कोई सिलसिला है, किसी चीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब आप इलेक्टेड लोगों से और जोन के लोग जो काम कर रहे हैं उनको उनसे राय नहीं लेंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो रिजल्ट जोन 7 की तरह ही आएगा। और जोन 7 की टीम जो है जोन 7 की 7वां जोन है और 7 नंबर पे चले 7वां जोन और 7वें नंबर पे मौजूद रही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इस पे बहुत सी बातें और भी हम ज़रूर मज़हर अवान साहब से किसी और शो में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़हर अवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।